another very interesting episode of Messenger Talks. एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ एमएनसी जॉब से ही मिलती है? बिग ऑफिसेस, एसी केबिन्स, हाई सैलरी और बस वही है ड्रीम लाइफ। बट व्हाट इफ आई टेल यू ये सिर्फ आधा सच है। इंडिया का रियल जॉब मार्केट सिर्फ आईटी कंपनीज या कॉरपोरेट तक लिमिटेड नहीं है। स्मॉल कंपनीज, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, सीएनएफ नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स लेवल जॉब्स, ये सब मिलकर बनाते हैं इंडिया का रियल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम। प्रॉब्लम क्या है फिर? लोग सिर्फ एक डायरेक्शन में हैं और अपॉर्चुनिटीज उनके आसपास ही रह जाती हैं अननोटिस्ड। और इसीलिए आज का ये एपिसोड आपकी सोच बदलने वाला है। वो करियर ऑप्शंस जिनके बारे में कोई ओपनली बात ही नहीं करता, या आप देखेंगे लोग आजकल ज़्यादातर जो है ना फैंसी में चले जाते हैं। आप कुछ भी उठा लीजिए, कोई करोड़ रुपए से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता बॉस। लाख रुपए तो बहुत दूर की बात हो गई है, करोड़ रुपए से नीचे कोई बात ही नहीं करता है। जबकि हमें पता है कि हमारे जो सबसे नीचे की सैलरी है, मैं एचआर में हूँ तो मुझको ये पता है कि सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो हम 13,000 रुपये तो हमारे गवर्नमेंट ने ही कर रखी है कि 13,000 जो है ना वो उससे नीचे की सैलरी हम दे नहीं सकते। जो हमारे घर में काम करती हैं उनकी सैलरीज़ आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होगी कि उनकी सैलरीज़ क्या है, ठीक है ना। अगर हम फॉरेन चले जाएंगे ना और हम इंडिया मार्केट को देखेंगे, इंडिया मार्केट में डे वाइज सैलरी कैलकुलेट होती है। इवन कि फॉरेन अगर मार्केट में चले जाएंगे तो वहाँ पर आवर्स वाइज सैलरी काउंट होती है। आप में से सभी को मैं बोलती हूँ कि एक बार ज़रा सा अपना ना आवर वाइज सैलरी करके देख लीजिएगा और फिर देखिएगा कि अपने आप को कहाँ पर पाते हैं। ट्रू, इट्स वेरी मतलब ये बहुत ही मैंने भी जब रिसर्च करना शुरू किया, इन सब चीज़ों के बारे में देखा, बहुत सारा कुछ पढ़ा, तो मेरी तो बिल्कुल आंखें खुल गई कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत ग्रोथ हुई है और जो लोग एक्चुअली इंडिया के ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, देखिए हमको लगता है कि आईटी कंपनीज़ हैं और ये हैं वो हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन आप ये सोचिए आप घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो जो स्विगी वाला आपको खाना ला के दे रहा है उसका कितना ज़्यादा योगदान है आपके अच्छे काम करने के। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जो भी स्विगी वाला आए आपके पास, या जोमेटो से आए या ब्लिंकिट से आए, जिससे भी आए, उसको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा खाना लेने से पहले या अपना सामान लेने से पहले। हर कोई एक ही रेस में जुड़ रहा है, एमएनसी जॉब, 5 फिगर सैलरी और ग्लास बिल्डिंग वाला ऑफिस। लेकिन क्या आपको पता है भारत का 70% जॉब मार्केट इन बड़ी बिल्डिंग्स में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की उन गलियों और फैक्ट्रीज में है जिसमें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको इंडिया का रियल जॉब इकोसिस्टम दिखाऊंगी, आईटी से लेकर फार्मा तक और एचआर से लेकर सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर तक, जो आपके घर के आसपास माल पहुंचाता है। इस वीडियो के बाद करियर को लेकर आपका नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, ऐसी मेरी सोच है, या फिर कुछ तो परिवर्तन ज़रूर आएगा, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर। चलिए देख लेते हैं द रियल जॉब इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। ये प्रेजेंटेशन स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किया गया है जो फ्रेशर्स हैं और जिनकी जो एक्सपीरियंस है 5 इयर्स तक की है। तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिएगा और इसको फैंसी नहीं बनाया है हमने, इसको हमने बहुत ही नॉर्मल तरीके से तैयार किया है। और इसमें जो आपके रियल सैलरी जो इस वक्त मिल रही है मार्केट में जो है वो दर्शाई गई है, आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर स्मॉल कंपनीज़ को एज वेल एज स्टार्टअप कंपनीज़ को एज वेल एज हमने यहाँ पर कॉर्पोरेट्स को और एमएनसीज को भी कवर किया है सैलरी के रेंज के अकॉर्डिंगली। और क्या क्या पोजीशंस आपके ऑप्शंस निकल आती हैं उनमें से
उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है स्मॉल और लार्ज कंपनीज में, क्या पोजीशंस निकल के आती हैं और क्या आपका रोल और कितनी ग्रोथ होती है, मोटा मोटी यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर उसको इलेबोरेट करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो स्मॉल और स्टार्टअप कंपनीज होती है, वहाँ लर्निंग की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वहाँ जो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत फास्ट होती है, काफ़ी अच्छा आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज है यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है ना वन मैन ड्रिवन होता है और यहाँ पर आपके ओनर होते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। इसके अलावा यहाँ इसकी जो साइज होती है वो आपकी 20 तक हो सकती है, ठीक है ना, 5 to 20 एम्प्लॉय साइज हो सकती है इनकी। और यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, आपका प्रोग्रेस का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। और देखिए यहाँ पर जब आप काम करते हैं तो आपको ऑलराउंडर की तरह काम करना पड़ता है। यहाँ ऑलराउंडर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वनस्पति की स्पेशलाइज्ड होगी, ठीक है, प्रेफरेंस यही रहता है। वहीं पर अगर हम बिग और कॉर्पोरेट और एमएनसीज को देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या ना बहुत स्ट्रक्चर्ड और डीप सारा चीज़ होता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर वो लोग जो नेक्स्ट लाइन पे है जैसे रोल है उसमें, जैसे यहाँ पर आप स्मॉल और स्टार्टअप्स में देख रहे हैं मल्टीटास्किंग होता है, वहीं पर बिग और कॉर्पोरेट्स में आपको स्पेशलाइज्ड लोग ही वो लोग प्रेफर करते हैं, वो लेते हैं। अभी हम आ जाते हैं एनवायरनमेंट पे। यहाँ जो स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज होती है वहाँ बहुत फ्लेक्सिबल और भैया भैया काइंड का रहता है, ठीक है ना, कि प्रोफेशनलिज्म थोड़ी सी उसमें लैकिंग हो सकती है, आप मैं ये कह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेशनल नहीं होते, काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी कैजुअल एटीट्यूड होता है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल भी होता है, दोनों तरफ से, ठीक है ना, एम्प्लॉयर की तरफ से भी और एम्प्लॉय की तरफ से भी। वहीं पर आप जब बिग कॉर्पोरेट में जाते हैं, यहाँ पर हर चीज़ बहुत डिटेल ओरिएंटेड होती है, यहाँ प्रोसेस ओरिएंटेड होती है सारी चीज़ें। यहाँ पर आपका हर मतलब यहाँ पर आप जाते ही डिफरेंस आपको पता चल, ठीक है, इनकी हर चीज़ की हायरार्की होती है, उस हिसाब से ये चलते हैं। ग्रोथ का जहाँ तक बात है, यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ होती है स्मॉल और स्टार्टअप कंपनीज में, और ये सारी चीज़ें आपके जो ओनर होती हैं उनके हाथ में होती हैं, ओनर ड्रिवन कंपनी होती है, क्योंकि वहीं पर बिग और कॉर्पोरेट एमएनसीज में ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट वाइज होती हैं और ये बहुत चैनलाइज होती हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सिस्टम इनका बना होता है, हर चीज़ में इनका एक सिस्टम बना होता है। तो स्टार्ट करने के लिए स्मॉल कंपनी अच्छी है। वहाँ पर अगर आप एक से लेके करीब 3 साल तक अगर निकाल लेते हैं तो फिर आप अपने लिए एक उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर लें उसी के बीच में, और फिर आप अपने लिए अगर ग्रोथ देखना चाहते हैं बिग और बिग और कॉर्पोरेट कंपनीज में, तो 100% देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है। बिग एंड स्मॉल एंड स्टार्टअप कंपनीज का एक यही बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके बेस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना, आपका बेस फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाता है। जो चीज़ें आप ऑन जॉब ट्रेनिंग में नहीं सीखते, जो चीज़ें आप अपनी इंटर्नशिप में नहीं सीखते, वो एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल मार्केट सिखा देती है, और उसके लिए स्मॉल और स्टार्टअप कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं ज्वाइन करने के लिए, रादर देन आप बिग और कॉर्पोरेट को पहले प्रेफरेंस दें। बाकी चॉइस आपकी, अगर आपको बिग कॉर्पोरेट में हो जाता है जॉब तो वहाँ पर आप अच्छी बात है, बट मेरी सलाह यही होगी कि जिन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्मॉल या स्टार्टअप कंपनीज में काम करने की, ज़रूर उसे ग्रैब करना चाहिए, उससे आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। आईटी, सॉफ्टवेयर और डिजिटल इंडस्ट्री, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें से जो स्मॉल कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनकी क्या रोल्स एंड हैं उनके पास, और उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो उनकी पोजीशन है उनके पास, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर। 2.5 LPA से लेकर 6 LPA तक की आपकी सैलरी रेंज हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। फिर वेब और ऐप डेवलपर्स जो होते हैं, वेब डेवलपर्स और ऐप डेवलपर्स, इनकी सैलरी 2 लाख से लेके 5 लाख तक की हो सकती है। इसके अलावा QA टेस्टर्स होते हैं जो टेस्टिंग करते हैं, जो बताते हैं कि किस तरह से कैसा सॉफ्टवेयर बना है, क्या नहीं है, तो उसके लिए 2 लाख से लेकर 4 लाख तक के बीच की सैलरी होती है। फिर डिजिटल मार्केटर्स होते हैं जिनकी सैलरी फिर वही 2 लाख से लेकर 4 लाख तक के बीच की होती है। HR एग्जीक्यूटिव की 2 लाख से लेकर 3.5 लाख तक की होती है, और कस्टमर सपोर्ट की जो सैलरी होती है वो 1.8 LPA से 3 LPA तक की होती है यहाँ की सैलरी, ठीक है। ये स्मॉल कंपनीज के बारे में बात कर रही हूँ मैं, और ये जो सैलरी रेंज है ये आपकी
फ्रेशर से लेके 5 इयर्स तक के एक्सपीरियंस लोगों के लिए है ये सैलरी रेंज, ठीक है। यहाँ पर आपकी फास्ट ग्रोथ पॉसिबिलिटीज होती है, और आप, क्योंकि ये कंपनी जो होती है ना वो ओनर ड्रिवन होती है, इसीलिए आपकी प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपने अपने स्किल को शार्पन कर लिया तो फिर आप यहाँ से अपने लिए लार्ज कंपनीज की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लार्ज कंपनीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर लार्ज कंपनीज या फिर एमएनसी को अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रोल्स और सैलरीज हम देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 4 लाख से लेकर 12 LPA तक, डेटा एनालिस्ट की 5 LPA से लेकर 12 LPA तक, वेब ऑपरेशन इंजीनियर्स की 6 लाख से लेकर 15 LPA तक, HR स्पेशलिस्ट की 4 लाख से लेकर 10 LPA तक सैलरी हो सकती है। यहाँ पर HR का रोल डिसएग्रीगेट हो जाता है, यहाँ पर जर्नलिस्ट नहीं लिए जाते, यहाँ पर HR स्पेशलिस्ट लिए जाते हैं, जिसमें से टैलेंट एक्विजिशन भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पेरोल के लिए अलग डिपार्टमेंट हो सकती है, और यहाँ पर आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट का भी अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। फिर आपके आगे प्रोडक्ट मैनेजर, जिसमें कि 10 लाख से लेकर 25 LPA तक की सैलरी हो सकती है, और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर रहा है। तो इसमें जो सैलरी है वो 6 लाख से लेके 18 LPA तक की, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, प्लस माइनस 2 लाख कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इनसाइट जो है इसकी ये है कि हायर स्टार्टिंग सैलरी रहती है, और ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे एक्सेंचर जैसी कंपनी है, या फिर आप बार्कलेज जैसी कंपनी है, या फिर आप और भी ले लीजिए, इसी तरह की कंपनीज का बहुत ज़्यादा इसमें CV में बहुत बड़ा रोल आपका प्ले करती हैं। सो ऑलवेज, जैसे HCL हो गया, TCS हो गया, इन सब की बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है आपके CV में, अगर आपने यहाँ पर काम किया होता है तो। जहाँ तक HR एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इसको मैं अलग से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर जगह पर होता है, लेकिन उसमें क्या प्रोग्रेस होती है और क्या आप कर सकते हैं। जो लोग भी MBA इन HR का सोच रहे हैं, HR के अलग अलग स्ट्रैटेजिक HR और बहुत सारे डिविजन इसमें भी हैं, जो इसके बारे में सोच रहे हैं, जो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए मैं बता दूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है दैट कैन नेवर स्लीप्स। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मानने जाइए तो जैसे कि एक मदर है 24/7 जगी रहती हैं, उसी जैसे HR डिपार्टमेंट होता है, वो 24/7 उनका काम रहता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिनको देख के लोग आते हैं कंपनी में। जब आप कंपनी कोई भी ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी में आपको बोला जाता है कि आप HR से मिलिए और उनको अपना CV दीजिए, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते हैं स्मॉल कंपनीज में HR क्या रोल है। HR जो रोल है स्मॉल कंपनीज में या स्टार्टअप कंपनीज में, वो एज अ HR जर्नलिस्ट ही होता है। यहाँ पर आपकी सैलरी 2 लाख से लेकर 4 लाख तक की हो सकती है, और ये जो HR होता है वो आपका सारी चीजें हैंडल करती है, HR के सारे रोल्स हैंडल करती हैं अकेले। दैट इज रिक्रूटमेंट, पेरोल, एडमिन और कल्चर, ठीक है ना। ये सारी चीजें वो अकेला बंदा जो है ना वो हैंडल करता है। फिर हम आ जाते हैं लार्ज और कॉर्पोरेट साइज में, जहाँ पर आपकी सैलरी स्टार्ट जो होती है वो 4 लाख से स्टार्ट होती है और 60 लाख तक जा सकती है, प्लस भी जा सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका क्या एक्सपर्टीज है। इसमें HRBP, टैलेंट एक्विजिशन और L&D। अभी यहाँ पर क्या है ना कि L&D का मतलब होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। काउंसलिंग सेक्टर एक और सेक्टर है जहाँ पर कि मैन पावर सप्लाई और के ऊपर काम होता है। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये जो इतने भी हाई ग्रोथ और मिडिल मैन इंडस्ट्री होती है, ये जो इंडस्ट्री है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री कहलाती है, यहाँ पर आप गवर्नमेंट के टेंडर्स वो लोग लेते हैं। गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि आप गवर्नमेंट के सारे काम गवर्नमेंट डायरेक्टली तो अपने डिपार्टमेंट से नहीं कराता, लेकिन वो अपने काम को अब आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है ना। तो जब गवर्नमेंट अपने काम को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है तो फिर इस काम को करने के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को करने के लिए उन्हें इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज की ज़रूरत होती है जो उनको मैन पावर प्रोवाइड कर सके एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट रहता है, जो जहाँ पर इन लोगों की रिपोर्टिंग होती है, वो तो होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे आपका BSNL हो गया, जैसे आपका डिपार्टमेंट हो गया, जैसे मेडिकल के डिपार्टमेंट, NHM का प्रोजेक्ट हो गया। इस तरीके के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके लिए वो लोग डायरेक्टली तो गवर्नमेंट नहीं उसमें वो करती है, वो अपने काम को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिससे कि काम जल्दी हो सके और अच्छा हो सके। तो इसको करने का काम जो करते हैं उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में उनको कंसल्टिंग फर्म्स कहा जाता है, जो मैन पावर की कंसल्टिंग करती हैं। और कई सारे मैन पावर कंसल्टिंग कंपनीज हैं। कभी आप चाहेंगे तो मैं इसके बारे में भी आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, जहाँ पर कि आप
गवर्नमेंट के पेरोल पे नहीं होते, पेरोल पे इनके होते हैं, लेकिन काम आप गवर्नमेंट के लिए करते हैं और इसका एक बहुत अच्छा वैल्यू आप क्रिएट करते हैं अपने सीवी में। अब हम आ जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री पे। फार्मा इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया। यहाँ पर फार्मा में अगर देखें तो हमें प्लांट में QC और QA असिस्टेंट मिल जाते हैं, जिनकी सैलरी 2 लाख से लेकर 3.5 लाख तक की होती है, और कॉर्पोरेट की R&D स्पेशलिस्ट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की सैलरी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की होती है। यहाँ मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि यहाँ पर अगर आपने फैक्ट्री में काम कर लिया है, मतलब फ्लोर पे अगर काम कर लिया है, तो ये आपके बहुत बड़े ग्रेटेस्ट एसेट के रूप में हो जाता है आगे चल के। ये जो एक्सपीरियंस होता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द बैकबोन ऑफ मेक इन इंडिया, ये भी इसमें हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपके मशीन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जिनकी सैलरी 1.8 लाख से लेके 3 LPA तक हो सकती है। प्रोडक्शन सुपरवाइजर की 2 से लेके 4 LPA तक की हो सकती है। QC इंस्पेक्टर की 2 से लेके 3.5 LPA तक हो सकती है। स्टोर एग्जीक्यूटिव की 2 से लेके 3 LPA तक हो सकती है। अकाउंटेंट की 2 से लेके 4 LPA तक की सैलरी हो सकती है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और हाई सैलरी ग्रोथ जो होती है ना, वो थोड़ी स्लो रहती है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, थोड़ी स्लो होती है, लेकिन अगर आप कर ले जाएंगे और काफ़ी टाइम तक रह जाते हैं कंपनी में, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ, जिनका जो है प्रोडक्शन इंजीनियर हम हायर करते हैं वहाँ पर, और 3 लाख से लेके 8 LPA तक की सैलरी हो सकती है। क्वालिटी इंजीनियर्स की 3.5 LPA से 9 LPA तक की हो सकती है। सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव्स या प्रोक्योरमेंट जिसको बोलते हैं, 4 से लेके 10 LPA तक की सैलरी हो सकती है। मेंटेनेंस इंजीनियर की 3 से लेके 7 LPA तक की सैलरी होती है। EHS ऑफिसर की 4 से लेके 8 LPA तक की यहाँ पर सैलरी होती है। अगर आप यहाँ पर 6 सिग्मा का कोर्स कर लें, अगर आप MBA हैं और आपने इसके बाद एक 6 सिग्मा का कोर्स कर लिया है, तो आपकी सैलरी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। आ जाते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। स्मॉल क्लिनिक्स की अगर बात करें तो आप जनरली जो आजकल आप देखते होंगे, जहाँ पर 10 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ का हम ले लेते हैं, तो वहाँ पर आपको नर्सेस मिल जाएगी, जिनकी 1.5 से लेके 3 LPA तक की सैलरी होती है। वहीं पर रिसेप्शनिस्ट की सैलरी 1.5 LPA से 2.5 LPA तक हो सकती है। लैब असिस्टेंट की 1.8 LPA से लेके 3 LPA तक की होती है, और एडमिन की 2 से लेके 3 LPA तक की सैलरी होती है। आगे चले तो यहाँ पर आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री और लार्ज हॉस्पिटल में क्या फर्क होता है। लार्ज हॉस्पिटल मतलब फिर वही कॉर्पोरेट टाइप का कल्चर, आप अपोलो ले लीजिए, मेदांता ले लीजिए, या फिर आप फोर्टिस ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। वहाँ पर क्या सैलरी और रोल्स क्या हो सकते हैं, वहाँ पर जो होते हैं वो है स्टाफ नर्सेस 3 to 6 LPA, देन लैब टेक्नीशियंस 2.5 to 5 LPA, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर 4 से लेके 10 LPA। यहाँ पर आपको बता दूं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको एक MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेफर करते हैं, तो जिनका इंटरेस्ट है इसमें जाने के लिए वो अपनी MBA को इसमें कर सकते हैं, इसमें MBA कर सकते हैं। BSc के बाद आप MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप क्या जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स जो डॉक्टर होते हैं, वो जो न्यू फ्रेशर जो होते हैं अभी, वो उनकी सैलरी जो है वो 6 से 15 LPA तक, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि आप न्यूरो समझ लीजिए या फिर आप कार्डियक समझ लीजिए, किसी का भी जो स्पेशलाइजेशन जिसने किया हुआ है, उनकी जो सैलरी होती है वो 10 से लेके 50 LPA तक होती है। अब यहाँ पर देखिए आप एक चीज, डॉक्टर्स के मामले में ऐसा होता है कि वो फ्रेशर होके भी फ्रेशर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनका जो काम होता है, उनकी जो पढ़ाई होती है, वो पूरे की पूरी जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है। उसमें 80% प्रैक्टिकल रोल होता है, सिर्फ 20% उनकी पढ़ाई, ठीक है। तो इसीलिए उनकी सैलरी जो है, आप यहाँ पर कहोगे कि उनकी सैलरी, इसीलिए उनकी सैलरी इतनी ज्यादा है। तो अगर कोई भी आप में से कोई भी मेडिकल के करियर को देखना चाहता है, मेडिकल का करियर करना चाहता है, तो ये उनका, उसके लिए आप सोच सकते हैं कि आपका क्या सैलरी हो सकता है और आप किस तरह से अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस पर स्पेशलाइजेशन, ह्यूज सैलरी जंप, यहाँ पर बहुत 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 ज्यादा सैलरी जंप के चांसेस रहते हैं। आपका हाथ जितना अच्छा होता है, आपको उतना ही ज्यादा यहाँ पर सैलरी आपकी मिल सकती है। स्पेशली ये दो जो हैं, ये मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मामले में। आगे चलते आ जाते हैं हॉस्पिटैलिटी, होटल एंड रेस्टोरेंट्स को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर स्मॉल होटल्स, लोकल रेस्टोरेंट्स की बात अगर करें तो रोल्स में से रिसेप्शनिस्ट और डे नाइट
क्लर्क हो सकते हैं, वेटर होता है, होस्ट एंड होस्टेस होती हैं, किचन असिस्टेंट होते हैं, हेल्पर होते हैं, जूनियर कुक होते हैं, रूम क्लीनर होते हैं, लॉन्ड्री हेल्पर होते हैं और एडमिन या अकाउंटेंट होते हैं। देखिए ये जो बात छोटे स्मॉल होटल्स और लोकल रेस्टोरेंट्स में से जो यहाँ पर उन रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग जो कि थोड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब थोड़े से स्टार 1 कह सकते हैं, इस तरीके के रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ। बाकी उससे भी छोटे में जाएंगे तो ये भी बहुत नैरो हो जाता है। स्मॉल होटल्स की अगर बात करें तो ये जो होटल्स हैं वो आप समझ लीजिए कि 10 to 20 रूम्स के होटल्स की बात कर रहे हैं हम, उससे ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इनकी सैलरी जो होती है वो 1.5 से लेकर 3 LPA तक हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, होटल और रेस्टोरेंट में से जो फूड होती है, फूडिंग होती है, वो आपके ऑफिस से ही आपको प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। फूड एंड यूनिफॉर्म ऑफिस से ही प्रोवाइड की जाती है। आगे आ जाते हैं स्टार लेवल चेंज। अगर हम स्टार लेवल चेंज पे जाते हैं, मतलब 3+ के कैटेगरी में जाते हैं, वहाँ से लेके 5 स्टार होटल तक जाते हैं, तो GSA गेस्ट सर्विस एसोसिएट्स होते हैं या फ्रंट ऑफिस कह सकते हैं, बेल डेस्क ट्रेनी होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा स्टूवर्ड्स, F&B एसोसिएट, मिक्सोलॉजिस्ट, ट्रेनी, फिर आपकी कॉमी 3, कॉमी 2, किचन स्पेशलिस्ट, ये सारे इनिशियल लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हाउसकीपिंग एसोसिएट, पब्लिक एरिया अटेंडेंट और HR इनकी सैलरी 5 लाख से लेके 15 LPA तक हो सकती है। और छोटे होटल में मतलब बाद में ये जो है ना अपने आप को इन्हांस करके अगर आप बाद में बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो फिर वहां पर आपकी सैलरी धीरे धीरे करके स्टार लेवल पे जनरल मैनेजर की सैलरी 40 लाख तक भी हो सकती है। और यहीं पर मैं बता दूं कि एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी ही करीब करीब आपकी 15 से 20 लाख के आसपास की हो सकती है। अगर आप फॉरेन में है तो सैलरी ऑटोमेटिकली आपकी इससे भी ज्यादा होगी, इसमें चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आप कभी चाहेंगे तो मैं एक बहुत अच्छा सा हॉस्पिटैलिटी के ऊपर ही, सिर्फ होटल इंडस्ट्री के ऊपर, नॉट हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री के ऊपर एक पूरा बड़ा सा बढ़िया सा एक पूरा वीडियो बना दूंगी जिसमें कि आपको एक एक डिपार्टमेंट के हिसाब से और एक एक होटल के हिसाब से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आइएगा कमेंट करके, तो मैं इसको बनाऊंगी। आगे चलते हैं एविएशन इंडस्ट्री, मतलब कि तो एविएशन इंडस्ट्री में ग्राउंड स्टाफ होते हैं, 3 लाख से लेके 8 LPA तक की इनकी सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी, हैंडलिंग चेक-इन्स देख लेते हैं ये लोग, सिक्योरिटी देखते हैं और ऑपरेशंस देखते हैं। अब अगर आप में से जो भी एयरपोर्ट गया होगा उनको पता होगा कि किस तरह से यहाँ पर काम होता है। इसके अलावा केबिन क्रू होते हैं जिनकी सैलरी 6 से लेके 18 LPA तक होती है। अब आ जाते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रिप प्लानर्स, ट्रैवल कंसल्टेंट, स्मॉल एजेंसीज में 2 से लेके 4 LPA तक कमा लेते हैं। लोकल पैकेजेस और टिकटिंग हैंडल करना इनका काम होता है। बेसिक वर्क इनका यही होता है कि लोकल जो है ना टिकटिंग वगैरह को हैंडल कर सके। फिर आपका टूर मैनेजर होता है, बिग 4 कंपनीज होते हैं उनमें, वहाँ पर आपको 5 लाख से लेके 15 LPA तक आप ग्रुप को लेकर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जिस गाइड कहते हैं ना। यहाँ पर आपको गाइड भी प्रोवाइड की जाती है जो आप किसी भी कंट्री को घुमाने में आपको हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पर आपके लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा काम आती हैं। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया में अगर आपको, मैं आगरा में काफ़ी टाइम रही हूँ तो मैंने आगरा में देखा है इस चीज़ को कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूर गाइड्स हैं, क्योंकि ताजमहल, ठीक है, तो ताज देखने तो बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर इस टूर गाइड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और वहाँ पर लोगों को इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, लेकिन उन्हें हिंदी के साथ साथ कोई ना कोई एडिशनल फॉरेन लैंग्वेज जरूर, फॉरेन लैंग्वेज ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कोई ना कोई एक फॉरेन लैंग्वेज आए, तभी आप इंटरनेशनल मतलब ट्रैवलर्स को गाइड कर सकते हो, उन्हें लेके उनका जो है ना मैनेज करके दे सकते हो, ठीक है। आ जाते हैं आगे, अब आते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री की। ये इंडस्ट्री अब देख लेते हैं। टीचर्स की सैलरी 2 लाख से लेके इनिशियल स्टेज में 2 लाख से लेके 4 LPA तक होती है। काउंसलर्स की 2 LPA से लेके 3.5 LPA तक होती है। एडमिन की 1.8 LPA से लेके 3 LPA तक की सैलरी हो सकती है स्मॉल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या फिर स्मॉल स्कूल्स में, ठीक है। वहीं पर लार्ज इंस्टीट्यूट्स और एडुटेक कंपनीज में सैलरी देख लेते हैं। फैकल्टी डे, यहाँ देखिए चेंज हो गया, वर्ड ही चेंज हो गया, टीचर से यहाँ पर आ गए फैकल्टी की सैलरी 4 से 12 LPA तक होती है। एकेडमिक डिजाइनर की सैलरी
5 से 15 LPA तक होती है। एकेडमिक डिजाइनर से आप समझ सकते हैं कि ये जो पोजीशन है ये थोड़ा फैंसी कर दिया गया है, लेकिन ये जो है ये पोजीशन सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर या स्कूल कोऑर्डिनेटर या मिडिल कोऑर्डिनेटर यही रोल है एक्चुअली। ठीक है, फिर एडुटेक कंटेंट क्रिएटर्स भी आजकल आ गए हैं, इसमें 4 लाख से लेकर 10 LPA तक की सैलरी होती है। एडमिशन मैनेजर्स की 5 LPA से लेकर 12 LPA तक की सैलरी होती है। ऑनलाइन एजुकेशन एडुटेक इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आजकल तो सभी लोग ऑनलाइन ही पढ़ना ज़्यादातर पसंद करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने जब अपना रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आज के डेट में लगभग 8 होम स्कूलिंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं और लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चल नहीं रहा है, मतलब चीज़ें बदल रही हैं और बदल गई हैं कहीं ना। तो जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या जिनका बहुत ट्रैवलिंग का वो है और जिनके पास कह सकते हैं कि वो और चीज़ों में बच्चों को डालना चाहते हैं, तो वो आजकल मैक्सिमम वो लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन जो है ना स्कूलिंग में, होम स्कूलिंग कह सकते हैं इसको, इसमें करा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि होम स्कूलिंग जहाँ तक है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह पर आप रेगुलर स्कूलिंग करें, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई ऐसा है तो फिर आप कर भी सकते हैं, बच्चा किसी अदर एक्टिविटी में भी है तो। अब आ जाते हैं रिटेल इंडस्ट्री में। रिटेल इंडस्ट्री में स्मॉल अगर स्टोर है तो सेल्स पर्सन होता है 1.5 से लेके 2.5 LPA तक उसकी होती है। सेल्समैन आपको मिल ही जाते हैं, छोटी छोटी दुकानों में मिलते होंगे, आपने देखा होगा। स्टोर असिस्टेंट मिल जाते हैं 1.5 से लेके 2.5 LPA तक की। जो छोटे जो आपके ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं ना, बहुत छोटे नहीं लेकिन थोड़े से जो थोड़ा सा बड़ा जो होता है, वहाँ पर आप देखेंगे सेल्स पर्सन होते हैं, 2-3 सेल्स पर्सन होते हैं, स्टोर असिस्टेंट होते हैं वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर एजुकेशन जो है वो आपकी 10+2 की चल जाती है। कोशिश वो यही करते हैं क्योंकि आज के, लेकिन आप अगर आप 10+2 हैं और आप थोड़ी सी अपनी अंग्रेजी पे काम कर लें तो यहाँ आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। आगे चलते हैं। अब लार्ज रिटेल चेंज में वहीं पर हमें स्टोर मैनेजर मिलते हैं जो 4 लाख से लेके 10 LPA तक की सैलरी होती है। और यहाँ पर आप इतना मान लीजिए, यहाँ पर आपका MBA बहुत ज़्यादा काम करता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में MBA हो आपका, या फिर आपका मार्केटिंग में MBA हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में MBA हो, तो यह बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम आता है। स्टोर मैनेजर्स की 4 से लेके 10 LPA तक की सैलरी होती है। विजुअल मर्चेंडाइजर की 3 से लेके 8 LPA तक की सैलरी होती है। ये विजुअल मर्चेंडाइजर का जो रोल होता है ये ज़्यादातर आपको अपीयरल इंडस्ट्री या फिर अपीयरल्स के लिए या फिर आपको क्लोथिंग के लिए, गारमेंट के लिए इनफैक्ट, तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको ये विजुअल मर्चेंडाइजर्स मिल जाएंगे। शूज़ के लिए विजुअल मर्चेंडाइजर्स ज़्यादातर अपॉइंट किए जाते हैं। देन आपका सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव होता है जिसका 4 से लेकर 9 LPA तक की सैलरी रेंज होती है। और ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव की 4 से लेकर 10 LPA तक की सैलरी होती है। यहाँ पर आपकी ग्रोथ अच्छी रहती है, यहाँ पर आप रीजनल लेवल तक जा सकते हैं या फिर किसी ब्रांड के, पर्टिकुलर ब्रांड के मैनेजर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फाइनेंस एंड बैंकिंग पे। यहाँ पर स्मॉल CA एक फर्म जो होती है उसके अंदर अकाउंटेंट 2 से लेके 4 LPA तक उन्हें मिल जाता है। टैक्स असिस्टेंट को 2 से लेके 3.5 LPA तक मिल जाता है। ऑडिट असिस्टेंट को 2 से लेके 4 LPA तक की सैलरी उनकी मिल जाती है। यहाँ पर्टिकुलरली आपको BCom ग्रेजुएट्स होते हैं, इसमें आपको टैली आना चाहिए, साथ साथ में टैली और भी एक्सेल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। MS Excel आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जितना भी आप बाकी बैंकिंग का अगर कुछ आता है आपको ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहती है। तो यहाँ भी ग्रोथ के चांसेस अच्छे रहते हैं। आगे चलते हैं। लार्ज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में बैंक PO होते हैं, 6 to 12 LPA की इनकी सैलरी होती है। रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, 4 से लेकर 10 LPA तक की सैलरी होती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, 10 से लेकर 30 LPA तक की सैलरी हो सकती है इनकी। रिस्क एनालिसिस्ट होते हैं जो 6 से लेके 15 LPA तक की इनकी सैलरी होती है। बहुत हाई प्रेशर जॉब है बट यहाँ अर्निंग भी बहुत हाई है, इंसेंटिव्स काफी हाई होते हैं इनके। स्मॉल टाउन पावर, CNF डिस्ट्रीब्यूशंस, द हिडन इंजन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। मैं तो इसको एकदम पूरी तरीके से मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा है। लखनऊ में मैं रही हूँ, मेरा लखनऊ में रहना हुआ है, Tier 2 सिटी कहलाती है वो, और वहाँ मैंने ये सारी चीज़ें खुद भी देखी हैं। और रिसर्च करते वक्त भी कई लोगों ने मुझे बताया कि भाई
ये तो मेन है, इसी से तो एक्चुअली बिजनेस आता है। तो CNF कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग जिसको बोलते हैं, वेयर हाउस मैनेज करना, वेयर हाउस मैनेजर होते हैं यहाँ पर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। इनिशियल लेवल पे 2 लाख से लेके 6 LPA तक की उनकी सैलरी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर लेवल पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर 2 लाख से लेके 8 लाख प्लस, और इसमें इंसेंटिव काफी भारी होता है। आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अब से टाटा है या फिर मारुति है या फिर आपका MG हेक्टर ही हो गया, कोई और ले लीजिए, बड़े बड़े ब्रांड जितने भी ले लीजिए आप, वो सारे के सारे क्या अपना वो आउटलेट खोले हुए हैं? नहीं, उन्होंने अपना काम डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को दिया। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स काम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स अपने अंडर में सेल्स के लोगों को रखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को रखते हैं, और वो लोग ये रहती है कि उनके यहाँ पर जितना भी उनका फ्रेंचाइजी आउटलेट में ये होता है कि उनको जो ट्रेनिंग, उसके बाद उनके जो काम करने का तरीका, उनका सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें जो होती है वो पर्टिकुलर कंपनी से प्रोवाइड की जाती हैं। बड़े शहरों में ये रोल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर मैंने जो मेरा अपना जो वो रहा एक्सपीरियंस रहा, उसमें ऑटोमोबाइल हो गया, बड़े आपके सैलून भी आजकल आ गए हैं, बड़े बड़े सैलून्स जो होते हैं वो अपना फ्रेंचाइजी दे देते हैं। इसके अलावा आपके फूड आउटलेट्स हैं, कई सारे होटल्स हैं जो कि अपना फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं, इवन के स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जैसे DPS हो गया, DPS की कई जगहों पर ऑल इंडिया लेवल में ब्रांचेस हैं। तो वो सारी की सारी ब्रांचेस ऐसी नहीं कि सारी की सारी उनकी ओरिजिनल ही ब्रांचेस हैं, कई सारी ब्रांचेस ऐसी हैं, बाहर के ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि फ्रेंचाइज्ड हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंचाइज उन्होंने ओपन किया है। हाँ, लेकिन उसमें मैनेजमेंट जो होता है वो मैनेज्ड बाय DPS या मैनेज्ड बाय मारुति या मैनेज्ड बाय टाटा, ऐसे करके चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन लोगों को हायर करना और वहाँ काम करने की जिम्मेदारी, रखना की जिम्मेदारी, ये डीलरशिप के अंडर होती है। कंपटीशन भी बहुत हार्ड होता है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, मुझसे बात कर सकता है इस बारे में, और भी मैं जानकारी आपको दे सकती हूँ। आगे चलते हैं, रियलिटी चेक अब कर लेते हैं, ठीक है। इतना तो हमने जान लिया कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। अब रियलिटी अगर चेक करें तो स्मॉल कंपनीज की क्या है, लो सैलरी होती है स्टार्टिंग में, ठीक है ना, लेकिन लर्निंग बहुत फास्ट होती है, आप बहुत फास्ट लर्न कर सकते हैं, और प्रमोशन भी आपके फास्टर होते हैं, ठीक है ना। आप क्योंकि आप जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप सीधे सीधे जो कह रहे थे ओनर की नज़र में हो, ठीक है ना। तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उनको दिख जाता है, तो आपकी प्रमोशन जल्दी जल्दी होती है। वहीं पर लार्ज कंपनीज में क्या, हायर स्टार्टिंग सैलरी मिलती है आपको, स्लोअर ग्रोथ होती है, वहाँ पर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड तरीके से ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ जो होती है वो आपकी स्लो स्पीड में होती है, ठीक है, लेकिन होती है ग्रोथ, लेकिन वो स्लो स्पीड में होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्पेशलाइज्ड लोगों को ज्यादा पैसों में हायर कर। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू आपको जरूर मिल जाता है, किसी भी ब्रांड में आपने काम किया है तो उस ब्रांड का एक जो ठप्पा होता है वो आपको मिल जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे की अगर ग्रोथ करनी है तो उसमें आपका दिखा जाता है CV में कि आपने कहाँ पर कैसे कैसे काम किया है, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं। हमारा काम ये है कि हम चाहते हैं कि कोई भी जॉब सीकर जो है ना, वो विदाउट जॉब ना हो, उसके पास जल्दी से जल्दी नौकरी हो, और उसी तरह से एम्प्लॉयर्स के पास भी एक विदिन जब उसकी ज़रूरत है तब उसको एकदम राइट टाइम पे उसको कैंडिडेट मिल जाए, ठीक है। यही काम है हमारा। और इसके अलावा भी SNJ बहुत सारे काम करता है, रिलेशनशिप्स पे भी काम करता है, इसके अलावा पेरेंटिंग पे भी काम करता है। एंड टू एंड मैन पावर रिक्रूटमेंट हम देते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम देते हैं, टीम बिल्डिंग हम कराते हैं, करियर अवेयरनेस और स्किल अलाइनमेंट का प्रोग्राम भी हम करते हैं कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ बेझिझक हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID और हमारा फ़ोन नंबर आपके पास है। SNJ टॉक्स को फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही कुछ करियर से रिलेटेड, जो हमारा ये सीज़न है इसमें करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और आपका फोकस क्या रहना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम रिसर्च करते चले जा रहे हैं, और हम और भी रिसर्च करेंगे, और भी डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, और भी चीज़ों को और नैरो डाउन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो लेमैन है ना, जो अभी तक देखिए, जो
लिंक्डइन पे या जो आपको फेसबुक पे और जो आपको सोशल मीडिया पे जो आपको मिल जाता है ना, वो सारी की सारी जो ना आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई और बहुत ज़्यादा चमकती हुई दुनिया देती है। लेकिन एक्चुअली तो चमकती हुई दुनिया नहीं, बहुत हार्ड फेस की दुनिया है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एकदम बहुत खूबसूरत सा है। चीज़ें थोड़ी सी इसीलिए नॉर्मल उसमें आइए। एक्चुअल जो चीज़ें हैं, ज़मीन की चीज़ें हैं, उससे बात करते हैं हम। तो दोस्तों, आज हमने ऑफिस की एसी केबिन से लेकर फैक्ट्री फ्लोर और स्मॉल टाउन वेयरहाउस तक का सफ़र तय किया। एक बात हमेशा याद रखना, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं, वो सिर्फ लिंक्डइन के बड़े एड्स में नहीं, बल्कि आपके आसपास के इकोसिस्टम में छुपी हुई है। बस उन्हें देखने की नज़र चाहिए और पकड़ने वाले के हाथ चाहिए। कोई तो हाथ पकड़े ना, आपको कैसे बताएगा कोई। सो एसएनजे टॉक्स यही काम कर रहा है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप प्लीज़ हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फ्रेशर हैं तो डरिए नहीं, छोटी शुरुआत ही अक्सर बड़ी मंजिल तक ले जाती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम पास आउट होते हैं, पास आउट होकर निकलते हैं और निकलने के बाद हम क्या सोचते हैं, आज ही मुझे 10 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी। हम जैसे ही हमको सैलरी मिलती है ना, हम सोचते हैं या 2 लाख रुपए। प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट। जो आपको मिल रहा है आप उसे एक्सपेक्ट करिए। और मेरी ये सजेशन है कि आप किसी भी जॉब में 3 साल तक ज़रूर रहिए, सस्टेन करने की कोशिश करिए। ठीक है, कोई ऐसी ही परिस्थिति हो जाती है कि आप बिल्कुल उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते तो बात अलग है, लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि एक जॉब को आप एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए, ये समझ लीजिए एज अ काउंसलर मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आप किसी भी जॉब में कोशिश करिए कि उस जगह पर एटलीस्ट 3 साल रहिए। इससे आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उस जगह के बारे में आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा एक एपिसोड आपके लिए बना दूं जिसमें कि आप ये सोच सकें कि भाई आपके पास अगर 9 to 5 का जॉब है, या 9 to 5 का आजकल होता ही नहीं है जनरली, आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो उस एक्स्ट्रा टाइम में आप क्या करेंगे। क्योंकि देखिए आज का टाइम ऐसा है कि एवरी डे आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। इवन आई एम लर्निंग, मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करती रहती हूँ और यही मेरा प्रोसेस है। मैं कभी नहीं हारती, कभी नहीं थकती। आई एम ऑलवेज लर्निंग। आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स और वो जो कुछ सीखते हैं, मेरा मन करता है कि उनके साथ बात करने के लिए ज़रूरी है कि उनके लेवल पे जाके मैं उनकी चीज़ों को सीखूं। क्योंकि अगर मैं नहीं सीखूंगी वो मुझसे बात किस टर्म्स पे करेंगे, तो उनके पास भी तो होना चाहिए ना कि वो किस टर्म्स में मुझसे बात करेंगे। क्योंकि मेरी बात अलग चली जाएगी, उनकी बातें अलग चली जाएंगी। सो ये लर्निंग तो हमेशा एक प्रोसेस है, चलते रहना चाहिए। आप भी चलते रहिए। अगर आज की इस रियलिटी चेक ने आपकी सोच बदली है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए जो आज परेशान है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या सैलरी होती है, कितना क्या रेंज होता है। मैंने बहुत ही डीपली रिसर्च करके वो आपको बताया है। तो प्लीज़ आप देखिए, अपने दोस्तों का अच्छा करिए और खुश रहिए। क्योंकि यहाँ हम सपनों की नहीं, हकीकत की बात करते हैं एसएनजे टॉक्स पर। तो हकीकत में रहिए, प्रैक्टिकल चीज़ें जानिए, सपनों की दुनिया में मत उड़िए। ठीक है, करोड़ों के में नहीं जाइए, हज़ारों में आइए। 1000 से फिर लाख में हम जाएंगे। ठीक है ना। मंथली सैलरी आपको हज़ारों में ही मिलेगी जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे होंगे। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो बिरले ही होते हैं जिनको पहले ही जो सैलरी होती है ना बहुत ज़्यादा हाई क्लास मिल जाती है। वैसे भी हमारा जो ये मुहिम है ये Tier 2 और Tier 3 में रहने वाले लोगों के लिए है। तो मैं एलीट की बात ही नहीं करती हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।